मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप इसमें शॉर्ट सिनेरियोस भी कर सकते हो, और इसमें जो है वो वैसे भी कर सकते हो। देख, क्योंकि शॉर्ट सिनेरियो का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा पेशेंट जो उस एज और उस कंडीशन के साथ जो सूट करता हो, विच यू वांट टू डिस्कस एंड क्लियर, तो उसमें मेरा ख्याल है ज्यादा फायदा होगा। डू यू जी ऑल एग्री मैडम। विद दिस? जी मैडम। ठीक है। और ये मुझे जरा क्लास 11 बजे खत्म करनी होगी, ठीक है, एक और कमिटमेंट है। ठीक है मैडम, एक सवाल पूछना था। जी जी। मैडम, ये फाइब्रॉइड से नहीं है मैडम, थायराइड का पूछना था कि सब क्लिनिकल अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो और हम्म, पेशेंट बिल्कुल असिम्टोमेटिक है तो हम कौन सी टीएसएच लेवल पे उसको ट्रीट करेंगे अगर टीपीओ एंटीबॉडीज भी नेगेटिव है? ठीक है। इसमें बेसिकली जो है ना, अब सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हम दो चीजों पे बेस करते हैं। एक तो ये कि इन द लैंग्वेज ऑफ द फिजिशियंस, जब टीएसएच जो है वो 10 से नीचे 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 हो तो हम उसको कहते हैं सब क्लिनिकल है, या फिर उसको सिम्टम्स ना हो। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिसमें हम सिम्टम्स का इंतजार नहीं करते, टीएसएच लेवल को हम ड्यू वेटेज देते हैं, चाहे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो, एंड डू आस्क द हिस्ट्री ऑफ इट। एक तो इनफर्टिलिटी, दूसरा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। तो ये दो हैं जिसमें हम ट्रीट करते हैं। और अब जो इसमें जो खास तौर पे प्रेगनेंसी में कट ऑफ लिमिट है वो टीएसएच की 2.5 है। लेकिन एज रिगार्ड टू प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी जो है या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं, उसमें अगर टीएसएच अकॉर्डिंग टू द लैब कट ऑफ वैल्यू जो 4.5 से 5 तक जाती हैं, अगर तो उस लिमिट को पहुंच रहे, यानी अपर नॉर्मल लिमिट है, एंड द पेशेंट इज हैविंग सिम्टम्स और अपर नॉर्मल लिमिट पे है लेकिन एंटी थायराइड एंटीबॉडीज नेगेटिव हैं, तो उसको आप जस्ट वेट एंड सी। But if thyroid antibodies are positive and the TSH level is touching the higher upper normal limit, यानी 5 तक भी है, और एंटी थायराइड एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, तो इस पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि इट विल वर्सन मोर विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये भी देखा गया है कि इवन विद दिस मच सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म इट डज अफेक्ट दी फर्टिलिटी एंड द जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के इश्यूज हैं वो। तो ट्रीटमेंट शुरू करना या ना करना ये डिपेंड करेगा इस अपर नॉर्मल लिमिट पे भी, ऑन द एंटी थायराइड एंटीबॉडीज। लेकिन जो प्रेगनेंसी है उसमें सिचुएशन फर्क हो जाती है, सो यू हैव टू कीप इट एट 2.5। तो इसलिए जो है वो उसमें आउट ऑफ प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी, हमारी ये सब चीजें जो हैं वो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के साथ थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं एज कंपेयर टू द ओपिनियन बाय द फिजिशियन, क्योंकि वो इसको इतनी ड्यू वेटेज नहीं देते। तो इसलिए इसमें जो है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग वाली जो चीज़ है वो एट द एंड ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ही होती है। मैम, जैसे कि एक हमारा ना हाइपोथायराइड का सिनेरियो आया था कि एक हाँ। पेशेंट है आपके पास 8 वीक्स पे आई है, उसका स्कैन नॉर्मल है, उसका टीएसएच 4.9 है एंड पेशेंट बिल्कुल असिम्टोमेटिक है। हाँ, प्रीवियस हिस्ट्री। मैम, प्रीवियस हिस्ट्री भी नहीं है कुछ? अगर प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है और इसका 4.9, देखो एक रीडिंग है ना, पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, डू असेस अनदर मैम, रीडिंग। उसका एक हफ्ते बाद की दोबारा हमें वैल्यू दी थी, फिर 4.5 हो गया था। तो ठीक है ना, फिर उसमें कम हो गया, इसका मतलब एक लैब एरर भी हो सकता है, इट कैन बी जस्ट अ पार्शियल फिनोमेना। सो विद दिस हायर अपर नॉर्मल लिमिट एंड विद नो प्रीवियस रिस्क फैक्टर, यानी ऐसा भी नहीं है कि कोई रिकरेंट अबॉर्शन है या सब फर्टिलिटी थी या ट्रीटेड इनफर्टिलिटी या इस तरह के सिनेरियोज, तो उसमें आप वेट कर सकते हो। अगेन, द ट्रीटमेंट एंड द लाइन ऑफ मैनेजमेंट एंड द evaluation विल डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल क्राइटेरिया, बट वेयर द पेशेंट डज हैव रिस्क फैक्टर्स जिसमें रिकरेंट अबॉर्शंस हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आपकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी फर्क हो जाती है। लेकिन इसमें एक सिंगल रीडिंग पे आप अमूमन डिसाइड नहीं करते, स्पेशली इफ द पेशेंट इज हैविंग नो प्रीवियस स्पेसिफिक हिस्ट्री, या उसमें अभी जो मौजूदा है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं चल रहा, एंड देर इज वन रीडिंग ऑफ हायर अपर नॉर्मल लिमिट। सो रीअसेस करके और फिर आप उसको, और एंटी थायराइड एंटीबॉडीज भी करके, तो फिर आप उसको करते हैं। अब जैसे प्रीवियस गाइडलाइंस में ये था कि आप सिर्फ इसमें एंटी थायराइड एंटीबॉडीज करवाएं, पर नॉर्मल लिमिट भी है, यानी ये प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूँ,
तो आप उसको ट्रीट ना करें, बट हैव अ सीरियल असेसमेंट ऑफ TSH के इसमें जब एंटी थायराइड एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ जाएं तो उसमें उसकी वर्सनिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं. बट नाउ यू हैव टू स्टार्ट द थायरॉक्सिन एट लेवल 2.5 और मोर. तो ये जरा आपको ये देखना पड़ेगा कि एक दफा आप उसकी काउंटर चेक कर लें. अगर 4.5 है और उसकी कट ऑफ लिमिट है 5 है, तो और पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है तो फिर उस सूरत में आपको उसमें बहुत स्ट्रिक्ट उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी. एंड प्रोबेबली यू नीड टू गिव हर लो डोज थायरॉक्सिन. बट आप मैडम इस केस में इंफॉर्मेशन. हमारी मैनेजमेंट हाँ मैडम जी. इस केस में हमारी मैनेजमेंट FT4 पे डिपेंड नहीं करेगी? हम सिर्फ सीरम TSH तो तब नहीं, करवा रहे होते हैं अगर पेशेंट ऑलरेडी मेडिकेशन ले देखो रहा है। एक मिनट. उसमें T4 डेफिनेटली डज हैव अ प्रोग्नोस्टिक वैल्यू, एंड टोटल जो आपने कैलकुलेट करना होता है वो T4 पे ही बेस करता है. लेकिन T4 नॉर्मली राइज कर जाता है इन द फिजियोलॉजिकल बेसिस पे. और ऐसी सूरत में जो है TSH को नीचे जाना चाहिए, यानी TSH को 4.5 पे नहीं होना चाहिए. अगर TSH 4.5 है और T4 बढ़ा हुआ है तो ये एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है. सो अंडरलाइंग पैथोलॉजी इज देयर. ये फिर फिजियोलॉजिकल से हट के आ जाता है. यानी नॉर्मली TSH कम होता है, T4 रेस कर जाता है जी, चल जाता इन है। प्रेगनेंसी. लेकिन अगर T4 रेस्ड है और TSH भी रेस्ड है तो ये कॉम्पनसेशन है. द थायराइड इज ट्राइंग टू कॉम्पनसेट द लो लेवल्स ऑफ थायरॉक्सिन इन द सर्कुलेशन. और इसका मतलब है कि उसने वो आगे चलना है टिल वी गिव सम बैकअप ऑफ थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट. और ये कॉम्पनसेटरी सिस्टम किसी भी वक्त फेल हो सकता है. तो ये जब दोनों चीजें, सो इसलिए हम सिर्फ T4 पे या T3 पे या TSH पे डिसाइड नहीं करते. इसमें ओवरऑल हमने देखना होता है. दूसरी चीज ये कि T3 T4 की भी एक रेंज होती है. अब रेंज सपोज T3 की मैं आर्बिट्री बता रही हूँ कि 1 से 4 है, 1 से 6 अगर सपोज हम करते हैं. अब इसकी जो मीडियन लेवल होगी 3, अगर तो T3 3 से ऊपर है तो ये कॉम्पनसेट कर रहे हैं वेल. इसी तरह से T4 को भी, यानी मीडियन 50% से अगर ज्यादा हो तो वो कॉम्पनसेटरी है. लेकिन ये फिनोमेना फिर भी प्रेगनेंसी में काम नहीं करता. ये आउट ऑफ प्रेगनेंसी तो आप इसको लेके चल सकते हो फॉर सम टाइम विद द मॉनिटरिंग ऑफ द TSH एंड अदर T3 T4. लेकिन ये प्रेगनेंसी में आपने इसको हर हाल में कॉम्पनसेट करना होता है, बिकॉज देयर इज अ शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जिसमें बेबी कैन बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड. तो इसलिए जो है वो इसको आप ट्रीट करते हो, और इसीलिए इसमें 2.5 की लिमिट रखी गई है इन प्रेगनेंसी. ठीक है. एंड द लेवल्स ऑफ T3 T4 एंड ऑफ TSH, इनका आपस में कोरिलेशन क्या है? द थिंग्स विल बेस ऑन इट एज वेल. ठीक है. ठीक है मैडम। जी चलें मैडम। जी, अब हम एक्चुअल सिनेरियोस पे आते हैं. जी, केस बताइए. मैडम आप कोई भी केस नहीं दे देती किसी भी एज ग्रुप में? अदरवाइज अगर अब आर्बिट्रेरीली केस बनाना है तो फिर बना लेते हैं। मुझे ये था कि आप ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप्स में बस कोई भी केस दे दें। चलो ठीक है. हम फिर नली पैरा से ही शुरू करते हैं या अनमेरिड से भी शुरू कर लेते हैं. Unmarried है and she presents with heavy menstrual bleeding and the pressure lower abdomen, and on abdominal examination there is a pelvic mass of 20 week in size, which proves to be fibroid uterus on imaging studies. इसकी मैनेजमेंट ओके आप समझ लो कि मैडम। she is 20 years with a 20 week size fibroid, symptomatic fibroid. एंड मैडम शी प्रेजेंट विद प्रेशर सिम्टम्स। प्रेशर सिम्टम्स ऑफ द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. इसकी हम बेसिकली हिस्ट्री में तो सारा कुछ, हम इसको फिर बहुत ज्यादा डिटेल में हिस्ट्री में नहीं जाते. उसमें बहुत सारी चीजें हम, मैडम मैं इसकी मैनेजमेंट बता देती हूँ। हाँ बस सिर्फ मैनेजमेंट. सिम्टोमेटिक फाइब्रोइड है 20 ओके वीक साइज का, जो कि 20 ईयर्स की है, अनमैरिड. ओके देन मैडम आफ्टर हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्ट, और मैडम मैं ये सपोज कर लूं कि जो फाइब्रॉइड है उसकी फीको क्लासिफिकेशन यही है कि वो इंट्राम्यूरल या सबम्यूकोजल है? हाँ, इंट्राम्यूरल है, but it is touching the endometrium. इंट्राम्यूरल। It is touching the endometrium, but ओके mainly the bulk is intramural. मैडम आज की हमारी फिगो ओके क्लास देन फिगो मैडम रात का है। फिगो के हिसाब से it is 3.
ओके हाँ जी, मैडम आज की हमारी वॉलंटियर डॉक्टर मैडम है। एक मिनट, मुझे इमरान साहब की जरा बात सुन लें दे। जी इमरान साहब। मैडम आज की हमारी वॉलंटियर जो है ना डॉक्टर आतिका है, उन्होंने केस डॉक्टर आतिका किधर है? अस्सलाम उन्होंने वालेकुम तो मैडम। मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया जी आतिका। तो आप इतनी देर से खामोश बेटा क्यों थी? आप बताइए ना कि आप हमारी वॉलंटियर हैं। तो ओके, जी लेट्स स्टार्ट विद यू कि ये वाला केस सिनेरियो जो हमने दिया इसको आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, 20 इसमें जी शॉर्टली वी विल डिस्कस द मैनेजमेंट। ठीक है, एवेल्युएशन में हिस्ट्री में सारे पॉइंट आपने पूछने हैं फाइब्रॉइड से रिलेटेड, और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के नतीजे में जो एनीमिया हो गया उसके सारे सिम्टम और सारी कॉम्प्लिकेशन जो फाइब्रॉइड के नतीजे में हो सकती हैं, एंड हाउ मच हर लाइफ इज अफेक्टेड बाय इट। ओके, सो शी इज एन अनमैरिड 20 years girl with 20 weeks symptomatic fibroid. जी जी आपका। मैम। जी मैडम, first of all I will counsel my patient regarding the diagnosis of fibroid uterus, and I will also address her anemia, and I will, if her HB is less than 7, I will transfer her with blood, and as she is unmarried and the fibroid is of 20 week size, I will give her GNRH analogs to एक मिनट decrease बेटा, the size of the. एक मिनट जरा होल्ड कीजिए प्लीज। Yeah. जी आपका स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जी आपने मैडम। ब्लड लगा दिया, एनीमिया क्योर हो गया, व्हाट नेक्स्ट? Yes, sir. I will build up her HP to 12, and then I will give her GnRH analogs for 3 to 6 months, and decrease the size, so as to decrease the size of the fibroid. And then I will do her myomectomy after taking informed written consent and optimizing her condition. डू ऑल मैडम ऑफ यू मैं एग्री इसकी विद मैनेजमेंट दिस? करूँ? जी इस नहीं पे। मैडम, मैं इसकी मैनेजमेंट करूँ? जी Madam, after history examination and the investigation, I will counsel the patient along with her mother that she is हम्म having a fibroid uterus, seems to be a fibroid uterus, that is a benign condition and treatable condition. And all her symptoms, including the pressure symptoms, are due to this fibroid. I will address her comorbidities and will correct her anemia. After that, I will discuss with them what is their marital plan. And after that, I will counsel her that regarding the fibroid, I can offer her medical option in the form of a GnRH analog. I will also counsel that I can offer maximum for the 6 months, and it will reduce the size of the fibroid to about 36%. And it will also make her amenorrheic. After that, I will counsel her mother that I will counsel her that she should have her early marriage to be done. And after that, I will counsel that another treatment option in the form of a myomectomy is also available. I will also counsel about the pros and cons of myomectomy, as she is an unmarried female. With myomectomy, there is a chances of having the adherence. There is a chances that endometrial cavity will open. There is a chances of the hysterectomy, and she might ended up with the fallopian tube, with the closure of the fallopian tube. So I will discuss all pros and cons, and I will offer her GnRH analog with capsule transamine along with improvement of her hemoglobin, and I will counsel for early marriage. Basically, in a nutshell, this is what the Atka has said. ठीक है,
कि हम इसमें GnRH एनालॉग्स और उसके बाद फिर मायोमेक्टमी करेंगे. डेफिनेटली द पेशेंट वी हैव टू बेसिकली डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट या एवेल्यूशन या काउंसलिंग व्हाटएवर. तो इसमें जो है वो इसमें हम मकसद ये है कि GnRH analogs do affect the fibroid size and the vascularity and the symptoms relief and everything. But this is a temporary treatment, and ultimately we have to go for removal of the fibroid as it is of big size. अगर ये 50% भी reduce कर देता है, still it would be of significant size. And the patient, as it is unmarried, and definitely she has some plans, she must be having some plans for the marriage as well. अब इसमें जो मैनेजमेंट जो है वो उसमें मैनेजमेंट जो है वो उसमें ये भी डिपेंड करेगी सिंगल है मल्टीपल है क्या है. ठीक है, इसमें हमने बेसिकली जो सिम्टोमेटिक फाइब्रोइड कहा वो सिंगल फाइब्रोइड को ही इंडिकेट करता है. बट व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल फाइब्रोइड्स? देयर आर सम केसेस वेयर देयर इज नॉट अ सिंगल फाइब्रोइड. तो अगर हम इसको एक लफ्ज में बयान करें या एक सेंटेंस में बयान करें तो आत्का ने जो कहा वो सही था. ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया. ठीक है, तो इसको सिर्फ इसमें जो बाकी फर्दर डिस्क्रिप्शन है वो सारी चीजें. अब यही पेशेंट अगर हम यही सिनेरियो लें, 20 इयर्स है और उसके बाद जो है वो उसका 20 वीक साइज यूट्रस है एंड जो है वो उसमें उसके अल्ट्रासाउंड पे देयर आर मल्टीपल फाइब्रोइड्स, द मैक्सिमम साइज बीइंग ऑफ 5 into 7 centimeter and the small size of 2 into 3 centimeter, but there are 5 and 6. What you will do in this case, as the patient is unmarried and definitely must be having some plans for the marriage and the reproduction and all that, and she is having quite a lot symptoms like heavy menstrual bleeding and pressure lower abdomen and the pain dysmenorrhea. What in that case would be a preferable choice for her management? हम इसमें काउंसलिंग को भी बाईपास कर देते हैं क्योंकि जो डिफरेंट मैनेजमेंट है डेफिनेटली उसके प्रोज एंड कॉन्स और वो सारी चीजें हमने बतानी ही है. जी, व्हाट हु इज आवर नेक्स्ट वॉलंटियर? सिर्फ आपका है या मैडम कोई मैंने भी नहीं? वॉलंटियर किया था. क्या? मैडम मैंने भी वॉलंटियर किया था इस अच्छा फाइब्रॉइड के ठीक है, लिए ना, के चले केस आप के ही लिए. बता दीजिए फिर. ये मल्टीपल ऑफ फाइब्रोइड का केस हो गया. सिंगल फाइब्रोइड में आपने GnRH एनालॉग्स लगा के फिर उस पे मायोमेक्टमी, अल्टीमेटली इट हैज टू बी बिकॉज द फाइब्रोइड विल स्टे देयर एंड विल रीग्रो व्हेन द GnRH एनालॉग्स आर ओवर. तो उसमें वो चीजें रहेंगी एंड फॉर लॉन्ग टर्म हम इसमें इस तरह से वो ओवेरियन सप्रेशन तो नहीं कर सकते. तो ये चीज है. मैडम यही केस है, अनमैरिड विद मल्टीपल फाइब्रॉइड. ये यही वाला अब इसका एक डिफरेंट सिनेरियो है जिसमें उसके मल्टीपल फाइब्रोइड्स हैं. ये हमने मैडम पहले साइट जो एंड साइज. डिस्कस किया वो सिंगल फाइब्रोइड का था. जी जी मैडम, देन साइट एंड साइज ऑफ द फाइब्रॉइड, मैक्सिमम मैंने साइज ऑफ द बताया ना फाइब्रॉइड, नंबर द ऑफ. बिगेस्ट वन the larger one is of 5 into 7 centimeter and the smallest is of 2 into 3 centimeter and there are other fibroids of the size in between these two. और उसमें कोई 5-6 फाइब्रोइड्स हैं एंटीरियर वॉल पे भी पोस्टीरियर वॉल पे भी. अभी हम उसकी डिटेल नहीं डिस्कस कर रहे कि फाइब्रोइड कहाँ पे होगा तो उसके सर्जरी कैसे करेंगे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डूइंग इट और ये सारी चीजें. 5 into 6 centimeter फाइब्रोइड्स हैं. मैडम देन आई विल काउंसल अगेन वही काउंसलिंग And से one स्टार्ट of the करते हैं. fibroid is of FIGO type 2 and the Okay. others are of FIGO 3, 4 and 5. Madam, for that, regarding the counseling or in case of multiple fibroid, I will again counsel about the pros and cons and I will give them treatment options. I will counsel them that there is a multiple fibroid and with the medical treatment option in the form of a GnRH analog, this is a temporary treatment option. And thus, and one fibroid that is a submucosal fibroid, and that fibroid is responsible for having her symptoms and that could be interfere with her future conception and future fertility. So, madam, I will offer her treatment option in the form of a myomectomy. After Myomectomy how? GnRH analog. Madam, I will offer her treatment option in the form of a open myomectomy because there are a multiple fibroid.
And I will, in case that I will offer her laparoscopic myomectomy, some of the fibroid may be left. With laparoscopic myomectomy, risk of recurrence is more as compared to open myomectomy. So I will offer her open myomectomy. And after that, madam, as my patient is unmarried, so I will not offer her hysteroscopic myomectomy option. I will not give her. हम्म अच्छा, अब इसमें ये है कि अब यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं कि GnRH एनालॉग्स की हम बात बहुत कॉमनली करते हैं, बट इन व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इंजेक्शंस एंड the side effects associated with it, what are the other options which can be offered to the patient for the just time buying or for the other for basically achieving the purpose which is achieved by the GnRH analogs injections? What Madam, can be the medical other treatment choices? Excuse me, ma'am. Madam, medical Can I treatment in the discuss? form of a Egolex. एक मिनट, कौन बीच में? हाँ जी, Assalamu कौन? alaikum, ma'am. जी, Ma'am, वास्राम I'm जी। Dr. Shine from Karachi. जी जी। Ma'am, तो इसमें can I tell हाँ, something? जी Can I tell something? जी बताइए। Ma'am, as my patient has multiple fibroids and the size of the biggest बेटा, fibroid is अगर वॉलंटियर प्रेजेंट कर लें तो देन वी डेफिनेटली आस्क द ओपिनियन फ्रॉम द अदर ऑडियंस एज वेल। तो okay, ma'am. Okay, okay, ma'am. ठीक है, तो हम उसके बाद जरा Sorry for that. डिस्कस कर लेते हैं, ठीक Okay, है? ma'am. Okay. जी बताइए लुबना। Ji, madam, then I will discuss with her the other treatment modalities that are available in the form of a GnRH antagonist, Egolex and Egalox tablet can also be offered to her for at least for 6 months. And then other option is that I can offer her the tablet ulipristal acetate. I will counsel about the pros and cons of all these of all this medical treatment option. And by the time she can take this treatment option, the size of the fibroid will be regressed. But as soon as he left the treatment, the fibroid will regrow again. So, madam, I will also offer her medical treatment option if she is non-affording in case of GnRH analog. So either you give injectable GnRH or you give or in the oral form or whatever treatment you give, when you will plan and what you will counsel to the patient that when the surgery should be done in this case. मल्टीपल फाइब्रोइड्स की सर्जरी हमें कब करनी चाहिए? Madam, I will that if the patient respond on the medical treatment and if after giving the medical treatment, Egolex for 6 months, a GnRH analog for 3 months, if the size of the fibroid has been reduced and and her symptoms has also been minimized, and then I will offer her that she can continue the treatment and she can continue the treatment and after that, madam, I will counsel her that ultimately she needs a surgical treatment option in case of the multiple fibroids. Because as soon Okay, as we she left agree the on treatment, that. We agree on that, that surgery should be done once the symptoms and the size of the fibroid has been controlled on the oral or injectable preparations. But my question is that when her surgery should be planned, if the patient agree to it, that guess surgery has to be done for a long-term solution, then what do you think when the surgery should be planned in this case? madam, when the During size the of therapy or after the therapy? Ma'am, as the patient is unmarried and she's having multiple fibroids, so if there are chances that if we do her surgery, they will reoccur again. So we will counsel her for early marriage, and when she's going to marry, 6 months before, we will do the surgery, and then 6 months are there for the proper healing. And if the cavity is open, it can also heal in 6 months, and then we will ask her to get married. Yes, I And agree. do, Yes. then do early pregnancy and then continue. अबे हम काउंसिल तो करते हैं कि जल्दी शादी कर दो, जल्दी बच्चे पैदा कर लो, लेकिन ये बात दफा पेशेंट के इख्तियार में नहीं होता. तो एटलीस्ट एज द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, सो वी ट्राई टू कंट्रोल हर सिम्टम फॉर अ while by giving all these therapies and at the same time reducing the size of the fibroid so that its impact on causing these symptoms is much reduced. But the surgery should be planned whenever she has to marry. या मतलब उसका एक before प्लान marriage. बन जाए तो उससे कम से कम 3-4 महीने पहले आप उसको कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हो. तो अब बाय वॉट एवर वे, हम उसकी अब डिटेल में नहीं जा रहे, तो उसको उस टाइम पे सर्जरी करें ताकि उसको नियर द टाइम ऑफ मैरिज जो है वो उसकी चीजें सॉर्ट आउट रहे फॉर सम टाइम्स लेटर ऑन इवन.
क्योंकि अगर ये मल्टीपल फाइब्रोइड हैं तो देर आर फाइब्रोइड सीडलिंग्स विच कैन बी मिस्ड इवन ऑन द इमेजिंग, इवन ऑन एट द टाइम ऑफ सर्जरी। क्योंकि मल्टीपल फाइब्रोइड का मतलब है इसमें मल्टीपल सीडलिंग्स और भी इधर उधर हो सकती हैं, तो वो चीजें रीग्रो करके तो उसमें रिकरेंस रिस्क इसीलिए ज्यादा होता है विद द मल्टीपल फाइब्रोइड्स, अप टू 50%, 50% के उसमें सीडलिंग्स मिस हो जाती हैं, तो वो फिर रीग्रो करती हैं। एंड विद द सिंगल फाइब्रोइड रिकरेंसी रिस्क इसीलिए कम होती है कि एक ही सिंगल फाइब्रोइड है जो बन गया, प्रोबेबली देयर आर नो अदर सीडलिंग्स, तो हम एज्यूम करते हैं, एंड द रिस्क ऑफ रिकरेंस इज अप टू 15%, 15%। तो ये सारी चीजें हमने उसको बतानी होती हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग हम उसके सिम्टम्स कंट्रोल करेंगे और लेटर ऑन फिर उसकी सर्जरी प्लान करेंगे। अब यही पेशेंट है, अनमैरिड है, और उसका 20 वीक साइज फाइब्रोइड है, लेकिन टोटली ये सिम्टोमेटिक है। पेशेंट इज जस्ट सेइंग दैट शी इज फीलिंग समथिंग, some mass in the abdomen, but it's not giving her much problem. हम इस साइज को कम कर देते हैं 16 to 18 वीक साइज। 18 वीक साइज का ही मैस उसको ज्यादा फील होगा एब्डोमिनली भी, लेकिन टोटली ये सिम्टोमेटिक है। इन दैट केस व्हाट शुड वी डू? Madam, in that case, I will again counsel my patient that she is having a fibroid and that is an incidental finding. And this fibroid has nothing to do with her heavy, and this fibroid is It is causing not no causing problem any to her. symptom. It is not Any- causing any any symptom. symptom. And this fibroid is not causing any symptom. So this fibroid do not need any treatment, but I will counsel her that this fibroid need that even with the fibroid there is a chances of having a conversion into malignancy that is less than 0.1%. So I will keep her in follow. I At will this age, counsel her 20 that the years, size of 20 years age पे? नहीं मैडम, एज पे तो नहीं, बस ये था कि if the fibroid is present then the chances of conversion the fibroid into malignancy is less than 0.1%. So that's why I will keep her in follow. I will counsel her that within 3 years the size of fibroid will be increased up to 50%. So I will keep her on follow up and I will do her scan done after 6 months. I will counsel her that in case if she becomes symptomatic, she will immediately immediately come to me, and then we will again do her scanning, and then if she become symptomatic then the treatment will be needed, otherwise no treatment is needed at this age. Because she has come with the feeling of a mass in the lower abdomen just recently, and we don't know for how much time it was present there. और ये भी नहीं पता कि उसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या था, इट मे बी फास्ट, इट मे बी वेरी स्लो। तो इसलिए इसको अभी हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे इसको अभी फॉलो अप पे रखेंगे, और उसके रेट ऑफ ग्रोथ पे फिर डिपेंड करेगा कि इसको हमने क्या करना है। और इफ द सिम्टम्स आर देयर अर्लियर देन द साइज ऑफ ग्रोथ साइज हम असेस करने से पहले उसके में सिम्टम्स पता चल जाएंगे तो। बट एट द सेम टाइम द अदर एडवाइस वुड बी द सेम, आई मीन द मैरिज एंड द अदर थिंग्स, वो सारी हम उसको जरा जल्दी उसके लिए कह देंगे। तो एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रोइड्स डेफिनेटली कैन बी मॉनिटर्ड, बट सपोज इट इज ग्रोइंग इन साइज, या उसकी अगर मैरिज का कोई डिसाइड हो जाता है ये सब चीजें, तो फिर ऐसी सूरत में हम उसको सारा रिव्यू करके तो दोबारा से हम इसको कर लेंगे। क्योंकि इफ द साइज ऑफ द फाइब्रोइड इज मच, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सब फर्टिलिटी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ये सारे इश्यूज हैं। बट एट द सेम टाइम रिमूविंग द फाइब्रोइड हैज मैनी अदर प्रोज एंड कॉन्स, जो हमें सारे के सारे पेशेंट को या उसकी फैमिली को हमें बताने पड़ेंगे। Now coming to the other scenario of reproductive age. अब हाँ जी मैम, मैडम, मुझे अगर एक क्वेश्चन मल्टीपल पूछना था। फाइब्रॉइड्स होते हैं तो हमें आइडियली कौन सा रूट चूज करना चाहिए मायोमेक्टमी के लिए? नहीं, क्या अगर क्या होते हैं? अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है और डिफरेंट लोकेशंस पे हैं तो हमें मायोमेक्टमी किस तरीके से करनी चाहिए इन नली What is पेरेंट्स your या अनमैरिड? concept in this? Okay, what is your concept in this? क्योंकि देखो 2 रूट है ना, बल्कि 3 रूट है। तो कुछ हिस्ट्रोस्कोपी से हम कर लेते हैं, कुछ हम लेप्रोस्कोपी से कर लेते हैं, कुछ हम लेप्रोटमी से करते हैं। तो व्हाट आर द स्टैंडर्ड रूल्स, जो एक आम नॉर्मल जो जनरल रूल्स हैं, अगर उनमें मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हम कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? मैम, अगर मल्टीपल सब फाइब्रोइड हैं, म्यूकोजल, आगे हैं, पीछे हैं, ये सारे हैं, और कोई 5-6 हैं और डिफरेंट साइजेस के हैं। मैम हमें फिर कंबाइंड ओपन और आइडियली तो ओपन करना चाहिए, पर मैम जो क्यों? सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं फिर उनका क्या करेंगे? मैडम देखो हम इसमें कंबाइन कर
कर सकते हैं ना? अगर 0 और 1 है तो फिर हम हिस्टेरोस्कोपिकली उसको हाँ, रिमूव करेंगे। स्टेरोस्कोपी के साथ देखो, हम अगर फर्ज किया ये मल्टीपल हैं और पेशेंट जो है वो सिम्टोमेटिक भी है, तो सिम्टम तो ज्यादा 0-1 के साथ ही होंगे, तो पहले आप उनको हिस्टेरोस्कोपिकली रिमूव करते हो। अब 2 वाला जो है ना वो दरमियान वाली स्टेज पे आता है। इट कैन बी, अगर हिस्टेरोस्कोपिकली करना है तो इसको फिर 2 स्टेजेस में करो। एक सिंगल निकालोगे तो उसमें वैसे ही यूट्राइन रप्चर, एडहेजन्स और इन्फेक्शन और ये सब चीजें होने के चांसेस होते हैं, उसको इकट्ठे एकदम में सारा आप निकाल नहीं सकती हो, बहुत बड़ी कैविटी क्रिएट हो जाती है वहां पे। और दूसरा ये कि टेक्निक ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी और ऑफ लेप्रोस्कोपी में कोल्ड कोएगुलेशन ज्यादा बेहतर होती है एज कंपेयर टू द डायथर्मी, क्योंकि उसमें एडहेरेंस वगैरह बनने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अब जब आपने एक रेंट क्रिएट कर दिया इन द एंडोमेट्रियम बाय डूइंग द हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी फॉर 0 and 1, तो उसमें यू हैव टू गिव सम टाइम फॉर द रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, और उसमें ज़ाहिर एडहेरेंट बनने के चांसेस 10% में होते हैं, तो आप उसके लिए जो बाकी स्ट्रेटजीज हैं वो आप कर रहे होते हैं, और अमूमन हम इंट्रा यूट्राइन जेल डाल देते हैं जिससे एडहेजन नहीं बनती है। देयर आर डिफरेंट प्रेपरेशंस अवेलेबल इन द मार्केट। अब इसमें जहां तक बात लेप्रोस्कोपी की है, लेप्रोस्कोपी डेफिनेटली शुड बी डन एट सम अदर टाइम। एक सिंगल स्टेप पे आप करोगे तो मल्टीपल कैविटीज विल बी क्रिएटेड। ये मैं उसकी लेप्रोस्कोपी की बात कर रही हूँ। तो लेप्रोस्कोपी का जो ड्रॉबैक होगा वो ये कि जो बहुत सारे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं उसमें आप डिफरेंट जगहों पे वो कैविटीज क्रिएट करते हो, या कैविटी अगर जाहिर है जहाँ से फाइब्रॉइड निकाला वहां पे कैविटी है विच नीड्स टू बी ऑब्लिटरेटेड। अब इसमें लेयर टू लेयर क्लोजर अमूमन नहीं होता, एंड देयर इज अ बिग डिफेक्ट इन द मायोमेट्रियम थ्रू एंड थ्रू द होल थिकनेस ऑफ द मायोमेट्रियम, अमूमन फॉर द स्टेज फॉर नंबर 3 and 4 जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं उनके साथ ज्यादा तो उसमें मायोमेट्रियल डिफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसमें या तो आप पॉटरी कर रहे होते हो विच अगेन इंटरफियर विद द वेस्कुलरिटी एंड लेटर ऑन विद द हीलिंग ऑफ द मायोमेट्रियम, और उसमें आपने लेयर टू लेयर क्लोजर करना होता है इन एन ऑर्डर टू ऑब्लिटरेट दैट डिफेक्ट, क्योंकि वो अगर डिफेक्ट पीछे रह गया तो वो डेफिनेटली इट विल बी हील्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू, द वीक फाइब्रस टिश्यू विच हैज टेंडेंसी टू रप्चर लेटर ऑन। तो इसीलिए जो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं या जो बहुत बड़े साइज के फाइब्रॉइड होते हैं उनके लिए ओपन टेक्निक इज अ बेटर वन। ओपन में आप अगर आपने ओपन में भी करना है, सपोज मल्टीपल फाइब्रॉइड है जिसमें 0 और 1 के थे भी 2, तो आप उसको 2 स्टेजेस में कर सकते हो। हिस्टेरोस्कोपिकली आपने वो की है क्योंकि उसमें कुछ फाइब्रॉइड ऐसे होंगे विच आर टचिंग द एंडोमेट्रियम। अब जब टच करता है एंडोमेट्रियम को कोई भी फाइब्रॉइड, तो आपके जहन में ये होता है कि जब हम निकालेंगे तो एंडोमेट्रियम कैनाल जो है वो खुल जाती है, कैविटी खुल जाती है, और उसमें फिर एंडोमेट्रियल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, या तो आप स्टेरोस्कोपिकली 0-1 का पहले कर लो, गिव अ टाइम एट लीस्ट फॉर 4 weeks एंड देन यू गो फॉर द, क्योंकि वो तो एक ओपन टेक्निक तो नहीं है, स्टेरोस्कोपिकली तो आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली इट हैज टू बी टाइम्ड अकॉर्डिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉट ओनली द हिस्टेरोस्कोपी बट आल्सो लेप्रोस्कोपी भी और लेप्रोटमी भी। तो ये उसके बाद जब आप इसको ओपन पे भी करते हैं तो ओपन में जो है वो उसको फिर आप सेकंड स्टेज पे करें, सो इट कैन बी कंबाइंड। क्योंकि अगर आप करते हैं ओपन टेक्निक से करते हैं तो 0-1 के लिए क्या करेंगे, डेफिनेटली यू नीड टू ओपन द कैविटी, क्योंकि 0 तो बिल्कुल पेडंकुलेटेड है, तो और 1 में भी उसका मोर देन 50% प्रोड्यूस कर रहा है उसमें, तो उसमें एंडोमेट्रियल डैमेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और एंडोमेट्रियल डैमेज होगा इन अ पेशेंट हु इज ऑलरेडी इनफर्टाइल डज अफेक्ट द फर्टिलिटी लेटर ऑन। तो इसलिए जो है वो इसको स्टेप बाय स्टेप बट बाय कंबाइंड टेक्निक, ठीक है। अब इसमें जो बाकी इंसिजन्स और हीमोस्टेसिस ड्यूरिंग मायोमेक्टमी, दैट इज एन अदर थिंग टू बी डिस्कस्ड, कि इसमें हम इंसिजन कैसे दें, और इसमें जो इंट्राऑपरेटिव ब्लड लॉस है वो उसको हम जो है वो कम करें, कैसे कम करें। तो मैडम, लेट्स मुझे एक बात पूछनी थी, यूलिप्रिस्टिल हाँ, एसीटेट पाकिस्तान में अवेलेबल है? क्या मतलब चीज? एग्जाम यूलिप्रिस्टिल एसीटेट पाकिस्तान में अवेलेबल है?
और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हमें बोलना चाहिए आई एम नॉट एग्जाम में? श्योर ऑफ दैट, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, लेकिन इसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी आई डोंट थिंक, मेरा ख्याल है कराची में अगर हो तो हो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि अदरवाइज मतलब हमारे यहाँ पे ना कभी, मतलब ठीक है, वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग विच इज प्रैक्टिस्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ये है कि उसमें एंड दिस इज सम पोस्ट कॉर्टल कॉन्ट्रासेप्शन में बड़ी वंडरफुल ड्रग है, बट फॉर फाइब्रॉइड वी डोंट यूज इट, बट ओरल जो है GnRH वो तो अब कॉमनली अवेलेबल है और यूज भी होते हैं, तो इसलिए यूलिप्रिस्टल एसीटेट आई डोंट थिंक इट्स अवेलेबल। तो मैडम हमें एग्जाम में इसे बोलना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम बिल्कुल में बोलना कहेगी कि चाहिए। आपके पास तो देखो अवेलेबल बात सुनो, जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे हम सरोगेसी तक की भी बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे है ही नहीं है। हाँ, जी। होने के अलावा हम इसको रिकमेंड भी नहीं करते, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ एथिक्स, आउट ऑफ लॉ, आउट ऑफ रिलीजन, तो हम तो उसकी बात नहीं करते, बट स्टिल यू टू बी अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग पॉसिबली प्रैक्टिस्ड इन द वर्ल्ड, यू मस्ट नो इट। ये लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, इसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए। तो इसमें यूं जी। कह सकते हो ना कि यस अमंग द अदर ऑप्शंस। अब ये चीज जो पहले हम पेशेंट के साथ हम बात कर रहे होते थे, या एक 1-to-1 एक पेशेंट के जो हमारा वाइवा चल रहा होता था स्टूडेंट्स का ऑन द पेशेंट, तो इसमें हर पॉसिबल ऑप्शन डिस्कस करनी चाहिए कि दो नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री, दो वी नॉट यूजुअली रिकमेंडेड बाय लॉ इन आवर कंट्री, बट दिस इज एन अदर ऑप्शन विच कैन बी कंसिडर्ड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पता तो होना चाहिए आपको, दुनिया में होने वाली हर चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? थैंक यू मैम। और GnRH एनालॉग्स जो है वो हम अनमैरिड गर्ल में दे रहे हैं, तो वो तो हम एक लिमिटेड टाइम के लिए ही देंगे ना मैडम, बिल्कुल क्योंकि लिमिटेड, वो उसके इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं कि वो ऑस्टियोपोरोसिस करा दे। डेफिनेटली जितनी भी मेडिकल मैनेजमेंट हम फाइब्रॉइड्स में यूज करते हैं वो सारी टेम्परेरी ही होती है, लेकिन हमने अब जैसे पेशेंट का हमने कुछ टाइम गुजारना है, सपोज पेशेंट नियर मीनोपॉज है, उसका फाइब्रॉइड की वजह से मसला हो रहा है, तो हमें पता है मीनोपॉज होगा तो वो रिग्रेस कर जाएगा, तो हम उसका कुछ टाइम गुजार देते हैं। तो इसी, या पेशेंट सर्जिकली नॉट फिट, मेडिकली नॉट फिट फॉर द सर्जरी, तो उसमें कुछ टाइम हमने गुजार लिया, तो ये तो सारी पार्ट टाइम ट्रीटमेंट है। और अगर फर्ज किया पेशेंट का फर्टिलिटी इशू है, तो ये चीजें तो हम वैसे ही लॉन्ग टर्म यूज कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट इंटरफेयर विद द फर्टिलिटी। तो इसमें अल्टीमेट सोल्यूशन पे हमें आना ही होता है, चाहे हम बाय व्हाट एवर मेथड। अब इसमें और जो बाकी कंजर्वेटिव हैं, अब इनफर्टाइल पेशेंट अनमैरिड में हमने उसको कंसिडर नहीं किया, लाइक यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन को हमने एज अ फर्स्ट चॉइस नहीं कंसिडर किया, बिकॉज वी नो कि एक तो उसका इफेक्ट, ठीक है, इट डज इफेक्ट द फाइब्रोइड साइज, बट फाइब्रो स्टेज देयर, और बाद दफा इसमें जो हमें री इंटरवेंशन करनी पड़ती है उसके भी चांसेस होते हैं, 5 सालों के बाद हो सकता है हमें दोबारा इसको इंटरवीन करना पड़े। मिस डायरेक्टेड जो उसका वो है इनफिल्ट्रेशन है, वो अगर किसी ओवेरियन वेसल में चली जाए तो वो, फिर बाकी जो उसकी डीजेनरेशन है वो फाइब्रोइड हीलिंग, जो मायोमेट्रियल हीलिंग है उसमें इंटरफेयर करती है। देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज, so primarily it should not be considered in a patient who is infertile or who is unmarried। ठीक है, तो थैंक यू मैम। इसमें चले जी, अब हम रिप्रोडक्टिव एज वाले इसमें सिनेरियो में आ जाते हैं। सो वी हैव टू बी मूव क्विकली फास्ट। तो रिप्रोडक्टिव एज में सपोज इट्स पैरा 1 एंड पैरा 2 एंड द पेशेंट इज 34। मैम जी मैम ये जो मल्टीपल फाइब्रॉइड में जो आपने सिनेरियो दिया था, इसमें इंसिजन हम किस प्लेस पे देते हैं? एक ही इंसिजन से सारे निकालेंगे या 2 डिफरेंट इंसिजन से देखो ये इंट्रोपरेटिव डिसीजन होता है, ये डिपेंड करता है। अब एक फर्ज किया एक पोस्टीरियर पे है एक इंटीरियर पे है, तो क्या करोगे, उसको एक इंसिजन से तो नहीं ना निकाल सकते, तो आप इंटीरियर भी दोगे पोस्टीरियर भी दोगे डेफिनेटली। तो एक इंसिजन से ये कि 2 4 हैं साथ साथ पड़े हुए हैं, तो आप उसको एक इंसिजन ऐसा दो जिससे वो सारे निकल सकें। ठीक है, ये बेसिकली इंट्रोपरेटिव होता है। और एक सिंगल इंसिजन एक ऐसी जगह पे देना जिससे 2 4 जो इकट्ठे पड़े हुए हैं या 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे, या कोई नीचे है या दाएं बाएं है, तो उसको उससे निकाल लो। मकसद ये कि मल्टीपल उसमें वो कट लाइंस ना हो, मल्टीपल रॉ एरियाज ना हो, मल्टीपल नॉट्स ना हो, सुचर उसका आपका एडिक्वेट कैलिबर का हो,
और हीमोस्टेसिस बहुत एडिक्वेट हो, इन्फेक्शन वाली चीजें ना हो। ये सारी चीजें हैं जो कि एडहेजन प्रिवेंशन को, और उसके अलावा आपकी जो एडहेजन प्रिवेंशन जेल्स वगैरह जो यूज होती हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसलिए जो है ये बाद दफा उस वक्त डिसाइड होता है यूजुअली। चलो जी, अब हम इसमें जो यंग एज पेशेंट, सपोज पेशेंट 27, 28, 29, 30 साल की वट एवर एज, एंड पैरा 1 है और उसके साथ अगेन विद द सेम सिनेरियोज, तो यूजुअली हम इनमें भी हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि हम इसमें यूट्रस को कंजर्व करें। यही होता है ना हमारा ऑब्जेक्टिव, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विश जो कि जिस पे हमें अपना डिसीजन बेस करना होता है। But again, the management will depend upon the size and the location and the number of fibroids and the symptoms associated. और उसकी जो रिप्रोडक्टिव विश है पैरा 1 में तो ज्यादातर आई थिंक इन 99% तो होती ही है कि अभी और बच्चे पैदा करने हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो हम इसको वी विल ट्राई टू कंजर्व द यूट्रस, और उसमें हमारी जो स्ट्रेटजी, जो प्लान ऑफ मैनेजमेंट होगा वो यही होगा जो कि हमने इस वक्त डिस्कस किया, ऑलमोस्ट सेम उस पे पैटर्न पे होगा। और इसमें अब बाद दफा ऐसा होता है कि पेशेंट का प्रेगनेंसी के दौरान में फाइब्रोइड डिटेक्ट हो जाता है। दैट इज अनदर थिंग विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड कि प्रेगनेंसी में एक फाइब्रोइड डिस्कस वो आ गया तो उसको आप क्या करोगे। लेट्स डिस्कस दिस सिनेरियो वेरी ब्रीफली कि पेशेंट जो है वो 12 वीक्स पे आती है और उसका कोई 5x7 सेंटीमीटर का फाइब्रोइड विच शी डिड नॉट नो कि इट वाज देयर बिफोर द कंसेप्शन एंड शी इज प्राइमी ग्रेविडा, तो उसमें क्या करोगे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। मैडम करूँ या मैं? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं, हम इसको ब्रीफली जरा डिस्कस कर रहे हैं। इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम करेंगे, और इसके अलावा बट द सिनेरियो विल चेंज इफ द पेशेंट कम्स विद द एक्यूट एब्डोमेन, ठीक है। अब एक्यूट एब्डोमेन के साथ आ जाती है वो 26 वीक्स पे, और एक्यूट एब्डोमेन की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या होती है, रेड डिजनरेशन, बिकॉज द फाइब्रोइड इज आउट ग्रोइंग एट द एक्सपेंस ऑफ द वेस्कुलरिटी, और उसमें फिर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से उसकी रेड डिजनरेशन, एंड मोस्टली in most of the cases it is managed conservatively. Very rarely if it is in the myometrium या intramural है जिसमें इसका जो है वो मतलब इसमें हो क्या उसको कहते हैं, इंट्राम्यूरल है और उसमें डिजेनरेशन होगी, नेक्रोसिस हो गया, एंड नेक्रोसिस टू द एक्सटेंट दैट इट इज नॉट कंट्रोल्ड, तो उसमें बाद दफा यूट्राइन रप्चर के भी चांसेस होते हैं, बट इट्स अ वेरी रेयर सिनेरियो। तो उसमें भी हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अगेन, सो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट डज हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द फाइब्रोइड, अनलेस के हमने जो पेशेंट सिम्टोमेटिक या एक्यूट सिम्टम्स के साथ आ जाएं और उसमें हमने उसको निकालना हो, और उसमें भी अगर फर्ज किया अनमैरिड है तो उसका पहले साइज कम करो ताकि उसकी मॉर्बिडिटी या सर्जिकल एक्सटेंट कम हो जाए। बट इन अ पेशेंट हु इज पैरा 2 या 3 और वो इस तरह से आ जाती है तो वो प्रेगनेंसी में भी मैनेज कंजर्वेटिवली। नाउ इफ फॉर सम रीजन, अब इसमें प्रेगनेंसी में फाइब्रोइड के क्या इफेक्ट्स होते हैं वो एक आप सबको पता ही होंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एंड सपोज फॉर सम रीजन यू हैव टू गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन और आपका फाइब्रोइड आ जाता है इन द लाइन ऑफ इंसिजन, तो फिर क्या करोगे। कभी ऐसा केस एनकाउंटर किए? नहीं मैडम, कभी ऐसा हुआ तो नहीं है। मैम फिर लेकिन आप मैडम अपर अगर कोई सेगमेंट में इंसिशन लाइन देंगे, में हो, मैम फिर मैम आप अपर फिर सेगमेंट पे इंसिशन देंगे फाइब्रॉइड के ऊपर तो नहीं देंगे। बेसिकली ये ज्यादा मसला होता है जब लोअर सेगमेंट फाइब्रोइड हो, जब लोअर सेगमेंट फाइब्रोइड हो और फाइब्रोइड जो है वो आपकी बिल्कुल इंसिजन लाइन में आ रहा हो और आप उसको बाइसेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो है वो उसमें बाज दफा ऐसा सिर्फ उसमें हम यूजुअली फाइब्रोइड को टच भी नहीं करते ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, वेस्कुलरिटी इज 10 टाइम्स मोर, तो पेशेंट इतना ब्लीड करता है कि बाज दफा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। But if it is obstructing your incision closure only, then it can be tried. लेकिन फर्ज किया कि है ही आपकी इंसिजन लाइन में तो उससे जरा हटके इंसिजन दे दो,
डेफिनेटली एट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट यू कैन नॉट गो डाउन, यू कैन गो अप। तो उसमें जो है वो फिर आप उसको इंसिजन का डायरेक्शन चेंज कर लोगे, लेकिन उसके थ्रू एंड थ्रू ना काटो कि उसमें बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो उससे बच के उससे ऊपर इंसिजन दे सकते हो। अब जब बिल्कुल उसके साथ साथ इंसिजन दोगे तो नेचुरली बाय डिफॉल्ट इट विल प्रोट्रूड आउट ऑफ दैट इंसिजन। तो ऐसी सूरत में फिर आप उसको मतलब पार्शियली उसको रिसेक्ट कर सकते हो या निकाल सकते हो, अदरवाइज हम उसको टच भी नहीं करते। या फिर कोई बहुत अगर पेडंकुलेटेड है तो वो निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि पेडंकुलेटेड भी जो होते हैं दैट कैन अंडरगो टॉर्शन इवन इन द पोस्टपार्टम पीरियड, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, और उसके बाद वो भी एक एक्यूट एब्डोमेन बन जाता है। सो लेट्स कम बैक टू द पैरिटी। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ जी। मैम ये न्यू में एक मैंने एमआरसीयू जी के लेक्चर्स में सुना था, उसमें वो कह रहे थे कि हाँ। अगर आपके इंसिजन लाइन में आता है ना, तो हम्म। आप उसको अगर वो लार्ज फाइब्रॉइड है तो आप उसको ड्यूरिंग सिजेरियन भी मायोमेक्टमी कर सकते हैं, क्योंकि नहीं, फर्दर वही ना, इस इंसिजन लाइन में जो वही बात है कि आप उसको अगर फर्ज किया कोई है 7-8 सेंटीमीटर का है और वो बिल्कुल फाइब्रोइड टाइप है, क्योंकि जो होता है मिक्स, जिसमें फाइब्रो मस्कुलर टिश्यू इज मिक्स्ड, वो सॉफन हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है इन द प्रेगनेंसी, और बार दफा डिटेक्ट भी नहीं होता, नॉट इवन ऑन द अल्ट्रासाउंड। वो इतनी फ्लैटनिंग हुई होती है कि यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट दैट फाइब्रो टिश्यू विद द सराउंडिंग मायोमीट्रियम। लेकिन अगर फर्ज किया वो आपकी बिल्कुल इंसिजन, अब इंसिजन लाइन का मतलब ये है कि या तो ये मिड ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस होगा, आप उसके नीचे इंसिजन दे सकते हो, या ये सर्विक्स यानी लोअर सेगमेंट जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर है और आप उससे ऊपर भी जा सकते हो। लेकिन जब आप उसके ऊपर जाओगे तो डेफिनेटली वो जो फाइब्रोइड है, अगर वो ज्यादा फाइब्रस टिश्यू पे कंपोज्ड है, दैट विल बी अ फॉर्म फाइब्रोइड दैट विल प्रोट्रूड आउट ऑफ द इंसिजन लाइन। ये बाय डिफॉल्ट होना ही होता है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में आपने जो है वो उसको फिर निकाल देना होता है, ओनली दैट इज द इंडिकेशन। सो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल क्राइटेरिया ऑफ द पेशेंट। इवन पेडंकुलेटेड भी निकालते हुए बाज दफा ब्लीडिंग अच्छी खासी होती है। ये तो जो प्रैक्टिकल काम कर रही होती है ना, ये उनको अंदाजा होता है कि जब आप फाइब्रोइड निकालते हो तो उसमें बहुत सारा टाइम तो हीमोस्टेसिस पे ही लग जाता है। सो एट द बेस्ट ट्राई टू अवॉइड इट, लेकिन उसकी एक एक उसमें इंटेंशनल अटेम्प्ट ना करें उसको निकालने की, बट इफ इट कम्स इन टू योर वे और उसको उसको निकाले बगैर चारा नहीं है, ओनली इन दैट केस, ठीक है, सिर्फ उस केस में आप इंटेंशनली उसको नहीं निकाल रहे होते हो। ये नहीं है कि हम सोचें कि अच्छा हम फाइल सेक्शन कर दें और साथ ही मायोमेक्टमी भी कर दें, ये पेशेंट को भी कभी रीअश्योर ना किया करें, क्योंकि मैम इस एक्चुअली तरह इसमें हमारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बहुत होती है। सॉरी ठीक है मैम। मैम, इस तरह आई वाज इन इनिशियल few months of my training. और मैं जी जी। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स थी बेटा आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। हेलो हेलो, आपकी आवाज बेटा नहीं आ रही मुझे। हेलो मैडम। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से, ठीक है। मैडम तो जी जी। मैडम मैंने एक सिनेरियो डिस्कस करना था। मैडम पैरा 5 में फैमिली कंप्लीट है, 36 हाँ ईयर है, तो और वो कह रही है मेरी फैमिली कंप्लीट है, लेकिन एज उसकी 36 ईयर है विद अ ठीक है। फाइब्रॉइड। तो वी विल गो फॉर मायोमेक्टमी और वी विल गो फॉर हिस्टेरेक्टमी। शी सेड माय फैमिली इज कंप्लीट। चाहे फैमिली कंप्लीट भी हो, लेकिन उसमें हम मायोमेक्टमी ही प्रेफरेबली वी विल गो फॉर मायोमेक्टमी अगर सिंगल फाइब्रोइड है। फर्ज किया फाइब्रोइड इज यूट्रस इज स्टडीड विद द मल्टीपल फाइब्रोइड्स, देन इन व्यू ऑफ द रिकरेंस, द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकरेंस, we can justify the hysterectomy, but for a single fibroid we cannot justify. उसका नुकसान क्या होता है डूइंग हिस्टेरेक्टमी एट अ यंग एज? अगर कोई ऐसी इनएविटेबल रीजन है तो जरूर करो, लेकिन अगर ऐसी नहीं है तो देन व्हाई टू डू हिस्टेरेक्टमी, व्हाई नॉट टू गो फॉर अ कंजर्वेटिव सर्जरी? क्योंकि मैडम जब हम इस केस में मायोमेक्टमी की हिस्टेरेक्टमी की ये ऑप्शन देखो, ये देते हैं ना, फरमाइश बहुत सारे मरीज कहते हैं कि हमें तो फाइनल सोल्यूशन चाहिए, लेकिन जब हम हिस्टेरेक्टमी करते हैं तो हम क्या कुछ और कर रहे होते हैं।
जी मैडम हम इस केस में आगे से अगर हमने कहा ना हिस्टेरेक्टमी है कि मैं इसको मायोमेक्टमी करूंगी, एग्जामिनर कहता है व्हाई नॉट हिस्टेरेक्टमी, हम कहते हैं जी सर्जिकल तो मेनोपॉज। ये तो फिर अगर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है ना, आप जी हिस्टेरेक्टमी करो या मायोमेक्टमी करो, जस्टिफाई तो करना पड़ता है, लेकिन मैडम अगर इस केस गो बाय बुक्स जी ऑलवेज, ठीक है, उसमें फंसने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन मैडम इस केस में अगर मैंने मैम इसको मैम मायोमेक्टमी के मैंने ऑप्शन दे दिए। लेट्स कंप्लीट, लुबना कंप्लीट कर मैम दें। मैंने हाँ कल जी। एक पेशेंट देखा था अपने वार्ड में। मैम मैंने हाँ कल एक पेशेंट देखी थी अपने वार्ड में मैडम, वो 37 इयर्स ओल्ड थी, नल्ली पैरस थी। उसके जो है ना 2 रिकरेंट फाइब्रॉइड की वजह से उसकी मायोमेक्टोमी हो गई थी, क्योंकि उसको ये कहा गया था कि आपके जब फाइब्रॉइड निकलेंगे ना तो बेबी आप कंसीव कर जाओगी। रिकरेंट फाइब्रॉइड के बाद 2 दफा उसकी मायोमेक्टोमी हुई। तो जो है वो अब वो तीसरी दफा वार्ड में आई थी हमारे, रिकरेंट फिर फाइब्रॉइड था, उसको सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड था। मैडम अब वो ये कह रही थी कि मुझे अब कंसीव नहीं करना, वैसे भी मुझे बच्चे इस एज में होने नहीं है। 37 की वो एज थी, पहली उसकी जो हुई थी ना वो 20 इयर्स की एज में हुई थी, दूसरी उसकी हुई थी 30 इयर्स की एज में। अब वो दोबारा आई है, अब वो विलिंग है कि मेरी अब हिस्टेरेक्टोमी करो। तो मैडम इस सेंस में कि हम थर्ड टाइम मायोमेक्टोमी का ऑफर उसको देंगे या आईवीएफ की नहीं, तरफ अब इसमें जाएंगे? अब सब म्यूकोजल फाइब्रोइड है, अब डिपेंड करता है इज शी सिम्टोमेटिक, व्हाट अदर पैरामीटर्स फॉर इनफर्टिलिटी हैज बीन असेस्ड। क्या हम फाइब्रोइड को ही उसकी इनफर्टिलिटी की वजह समझ रहे हैं और या फिर उसके दूसरे भी कुछ फैक्टर हैं। डेफिनेटली सम म्यूकोजल फाइब्रोइड डज अफेक्ट fertility, but at the same time, as she has undergone 2 procedures or 2 already done procedures of myomectomy, there are quite a fair chances that she might be having tubal blockage as well. And what about the male evaluation? तो क्या हमने वो सारा कुछ किया और उसके बाद उसकी काउंसलिंग होगी पेशेंट की कि ये सब म्यूकोजल फाइब्रोइड जो है ये डेफिनेटली इफेक्ट करता है, एंड व्हाई शी शुड हैव हिस्टेरेक्टमी एट 37 years and though she wish for and she is nullipara। तो उसमें आपकी साइंस क्या कहती है, आप बीइंग अ डॉक्टर, आप हाउ यू विल एडवाइस हर। पेशेंट के बहुत सारे जो हैं वो होती हैं, क्वेरीज होती हैं, तो उनको या उसकी एंजाइटीज को रिलीव करना तो डॉक्टर का काम होता है, एंड टू गिव हर अ साइंटिफिक एंड अ राइट ओपिनियन, दैट इज अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर। मैडम हमने ये डिस्कस किया था पेशेंट से कि आप हिस्टेरेक्टोमी अभी ना करवाओ, क्योंकि वो जो है ना वो कंटिन्यूसली वो हिस्टेरेक्टोमी के लिए विलिंग थी और उसको एडमिट भी प्लान हिस्टेरेक्टोमी के लिए किया था। लेकिन मैडम वो उसको हमने काउंसिल किया, उसको सारे जो है ना रिस्क पता है हिस्टेरेक्टोमी के। मैडम अब मेरा ये प्लान था कि इसकी क्यों ना हम दोबारा से मायोमेक्टोमी करके इसको फिर हम आईवीएफ की तरफ नहीं लेके जा सकते? ले जा सकते हैं। अब आईवीएफ की आगे मजीद वो आएंगी ना कि पेशेंट का स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, अवेलेबिलिटी इन अ पब्लिक सेटअप, ये बहुत सारी चीजें हैं। अडॉप्शन की ऑप्शन इनको दी जा सकती है, लेकिन देखो बेटा अब इसमें अब सिम्टम्स क्या हैं उसके, दैट इज अनदर इशू टू बी डिस्कस्ड, दैट हाउ मच हर लाइफ इज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय दिस फाइब्रोइड इफ इट इज सिम्टोमेटिक। और दूसरी चीज ये कि अगर ये सिंगल फाइब्रोइड है, अब हमें नहीं पता प्रीवियस सिनेरियोस में कि उसकी जो 20 या 30 इयर्स पे क्वाइट अ लॉन्ग टाइम हैज बीन पास्ड बिटवीन द टू मायोमेक्टमीज, एंड नाउ शी आफ्टर द 7 years शी हैज कम बैक। मे बी उसका कोई सब एंडोमेट्रियल फाइब्रोइड उस वक्त मिस हुआ हो विच हैज नाउ ग्रोन अनफ टू कॉज द सिम्टम। तो इसलिए जो है ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके सिनेरियो में आप डिसाइड करोगे, बट जनरली स्पीकिंग शी शुड हैव अ मायोमेक्टमी अगेन, और उसके बाद उसमें एज वेल एज द अदर वर्क अप फॉर द इनफर्टिलिटी, और फिर उसके बाद हम उसका डिसाइड करें। ठीक है, ये फिर उसमें इसका एक सिनेरियो बन जाएगा। एंड आइडियली स्पीकिंग डेफिनेटली यू कैन ऑफर हर आईवीएफ कि हम इसको मायोमेक्टमी करें इफ इट इज सिम्टोमेटिक। और दूसरी बात ये कि सिम्टोमेटिक में इनफर्टिलिटी तो है ही है, और आईवीएफ से पहले 0, 1, 2 वाले फाइब्रोइड मैनेज करने बहुत जरूरी होती हैं, एंड समटाइम्स इवन द 4, 5B, 3, 4, 5B, क्योंकि इंट्राम्यूरल भी जो हैं वो करते हैं अगर सिग्निफिकेंट साइज के हों, एंड द सिग्निफिकेंट साइज इज मोर देन 5 सेंटीमीटर। तो ये भी आईवीएफ से, और ये भी आप उसकी काउंसलिंग में ही शामिल करोगे कि चाहे हम इसमें ट्यूबल वो जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी भी करें, आम नॉर्मल पेशेंट तो इसी लैंग्वेज में समझता है ना, तो भी इसका निकालना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये आपने पेशेंट को काउंसलिंग इस हिसाब से करनी है। ठीक है,
अब इसमें ये तो हो गया जो आपने डिफरेंट सिनेरियो हमसे, कोई किसी और का कोई सिनेरियो है तो डिस्कस कर सकता है। मैडम वो जो 36 ईयर वाली है जिसका सिंगल फाइब्रॉइड है, कैन आई जस्टिफाई हाँ, फॉर हिस्टेक्टमी मैडम, ऑल्दो देयर इज अ सिंगल फाइब्रॉइड बट द रिकरेंस सिंगल इज फाइब्रोइड है 25%? बेटा, तो उसको निकालो, हम उसको क्यों हिस्टेक्टमी करेंगे? देखो हिस्टेक्टमी करने से क्या होता है, आप एक नहीं कोलेटरल सारे जो यूट्राइन आर्टरी की वो ब्रांचेस जो ओवरी को सप्लाई कर रही होती हैं वो कट ऑफ होती हैं, एंड आफ्टर द हिस्टेक्टमी द ओवेरियन एट्रोफी इज फास्ट फॉरवर्ड इवन बिफोर द एक्चुअल एज ऑफ मेनोपॉज। तो इसलिए जो है वो आप उसमें हिस्टेक्टमी की तरफ ना जाएं, और उसके अलावा पूरी एनाटमी आप पेशेंट की डिस्टर्ब करते हो, कॉइटल फंक्शन, यूरिनरी फंक्शन, ये सब चीजें उसकी इफेक्ट होती हैं। तो इसमें बाकी मैम जो अगर वो ये जो डॉक्टर फाइब्रोइड, डिस्कस मैडम जैसे इसमें 25% रिकरेंस है, फैमिली उसकी कंप्लीट है, व्हाट इफ शी कम बैक टू मी अगेन आफ्टर रिकरेंस, अब वो 39 पे आ सिंगल गई, मेरे को फाइब्रोइड, मायोमेक्टमी आ गई। सिंगल फाइब्रोइड, देखो सिंगल फाइब्रोइड के साथ जो है, अनलेस कि आपने छोड़ दियो सीडलिंग्स, इस पे अच्छा सा एमआरआई करवाओ ताकि उसमें जो भी फाइब्रोइड है, सिंगल है या मल्टीपल है, वो पता चल जाए। और फिर उसके बाद उसको जो है वो आप, अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर रिकरेंस क्यों होती है, जब आपने इनिशियली कुछ चीजें छोड़ दी होती हैं पीछे उसमें रिकरेंस हो गई। और दूसरी बात ये है कि इफ द पेशेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन द मोर रिप्रोडक्शन, चाहे वो पैरा 1 भी है लेकिन वो कहती है मुझे बच्चे नहीं चाहिए, जस्ट रिलीव मी ऑफ दिस मिजरी, तो भी आप उसको मेडिसिन तो दे ही सकते हो, रादर देन मैम डूइंग द हिस्टेक्टमी स्ट्रेट मैम फॉरवर्ड एक एंड मैं क्वेश्चन पूछूं? हम्म, मैम जी जी बताइए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैडम एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसमें उन्होंने 33 years ऑफ एज पेशेंट था, उसमें प्राइमरी सब फर्टिलिटी थी और बाकी सारी लैब मेल और फीमेल की नॉर्मल दी हुई थी। आवाज आ अल्ट्रासाउंड रही पे है उन्होंने मेरी? फाइंडिंग दी हेलो 3 सब सेंटीमीटर फर्टिलिटी थी का। और क्या था? मैम मैम मैडम सब ऐसा नहीं हो फर्टिलिटी सकता थी कि अगर प्राइमरी से 4 years, एक मिनट बेटा, अभी थर्टी आपका थ्री बात कर रही हैं। हाँ जी, सब फर्टिलिटी थी और क्या? एज 33 years, सब फर्टिलिटी फॉर 4 years, और सारी लैब उसकी नॉर्मल, मेल फीमेल वर्कअप सारा नॉर्मल है। और ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे फाइंडिंग्स बस उन्होंने दी थी कि एक सबस्टिट्यूटल फाइब्राइड है 4 into 3 सेंटीमीटर का, और एक लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट है सिंपल 3 into 3 सेंटीमीटर की। अब इस केस में मैडम इसको जो ये फाइब्राइड और ये जो सिस्ट पे चले कि वो 33 देखो years का क्लोज है ओवेरियन तो सिस्ट उसको 3 सेंटीमीटर की, सब सिरोजल फाइब्रोइड 3 सेंटीमीटर का, तो इसमें क्या मसला है? कोई भी मसला नहीं है। सब फर्टिलिटी का तो इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, दोनों चीजों के साथ। और बाकी सारा वर्कअप नॉर्मल है, मेल फीमेल दोनों के वर्कअप नॉर्मल है। इज इट सो? जी जी हाँ, तो इसको इसको नॉर्मल जो सब फर्टिलिटी की हम ट्रीटमेंट करते हैं, आप उसको उसके पैटर्न पे ट्रीट करें ना, क्योंकि ना तो सब सिरोजल फाइब्रोइड, ना ही ये 3 सेंटीमीटर की ओवेरियन सिस्ट इस सब फर्टिलिटी की कोई वजह है, ना तो इनको निकालने मैम। की जरूरत है। जी मैम, इस केस में मैंने पूछना था कि हम पेशेंट को जो है वो लेप्रोस्कोपी करेंगे या नहीं, बस डायरेक्ट उसको हम जिस तरह करते हैं ओवोल्यूशन इंडक्शन देन आईयूआई देन देखो उसको ट्यूबल आईवीएफ किया जाता पिटेंसी है। को तो चेक करना है ना, ट्यूबल पिटेंसी, आपने कहा कि सारे टेस्ट नॉर्मल हैं जिसमें ट्यूबल मैम पिटेंसी भी आ HSV भी जाती है। नॉर्मल है। तो अगर तो जी जी वो नॉर्मल है। ट्यूबल पिटेंसी आपने अगर करनी है तो उसके लिए आप लेप्रोस्कोपी वो कर सकते हो, लेकिन जहां तक रिमूवल 3 सेंटीमीटर का फाइब्रोइड है, अगर आप लेप्रोस्कोपी कर ही रहे हो तो वो पेडंकुलेटेड सब सिरोजल है तो उसको निकाल दो, वरना जरूरत तो नहीं है, उसके लिए स्पेशल लेप्रोस्कोपी करने की जरूरत नहीं है। जी मैम, ठीक अगर है। इस पर सिर्फ एंजियोग्राफी के उसकी दोनों ओपन है फिर तो लेप्रोस्कोपी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? आपकी याद का बेटा, मुझे आवाज ना बहुत क्लियर नहीं है, जरा थोड़ी सी वो उसमें है, रेजोनेंस है। हाँ जी बताइए। जी मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हिस्ट्रो सेल्फ एंजियोग्राफी के ऊपर दोनों ट्यूब्स ओपन है पेशेंट की, तो फिर हमें फिर लेप्रोस्कोपी जरूरत एडिशनली नहीं करने है, फिर की इन। जरूरत हम फिर क्यों जी करेंगे? फिर हम क्यों करेंगे? ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ सब सिरोजल फाइब्रोइड 3 सेंटीमीटर का, ओवेरियन से 3 सेंटीमीटर की, इसका तो कोई मसला नहीं है, बस इसको इसके नॉर्मल पैटर्न पे ही चलाओ। दीज टू थिंग्स विल नॉट चेंज योर मैनेजमेंट, जो नॉर्मल रूटीन की मैनेजमेंट है। ठीक है। मैडम मैम एक इसको एग्जाम फिर में हम ना मुझसे अनएक्सप्लेन्ड के लाइन पे ही ट्रीट करेंगे ना? हाँ तो इसको फिर हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की लाइन पे ही ट्रीट करेंगे हाँ, ना? बिल्कुल अनएक्सप्लेन की इनफर्टिलिटी की लाइन पे ही चलेंगे, क्योंकि जब ये चीजें इंटरफेयर कर ही नहीं रही हैं तो फिर इसको इसकी वजह तो नहीं हम बनाएंगे ना। ठीक है। मैडम ट्यूबल एक पिटेंसी ठीक है।
मैडम एक सिनेरियो था, मेरे पेशेंट ये फिर हम वांट लास्ट सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, आई हैव टू मूव आउट। हाँ जी, जी बताइए। ओके मैडम। मैडम जी उसको जी 5 साल की इनफर्टिलिटी थी, उसका सारा वर्कअप ठीक था, लेकिन उसको जो 2 सबम्यूकोजल फाइब्राइड थे, वन वाज 2 into 3 सेंटीमीटर, अनदर वाज 3 into 2 सेंटीमीटर का था। और एक उसको इंट्रा मायोमेट्रियल जो है ना फाइब्राइड था, वो थोड़ा बड़ा था, 3 into 4 सेंटीमीटर का, या 4 into 5, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो मैम इसमें हम अ, तो ये इसकी सब मैंने ये फिगो टाइप क्या थे? मैम जो सब म्यूकोजल थे वो एक जो था वो 1 था और एक 2 था। 1 और 2, तो 1 और 2 तो डेफिनेटली सब फर्टिलिटी में अगर ना भी कोई और सिम्टम कर रहे हो तो भी रिमूव करने पड़ते हैं। तो 1 और 0, 1, 2 यहाँ तक के फाइब्रॉइड फॉर इनफर्टिलिटी यू नीड टू रिमूव, चाहे उनकी वजह से कोई सिम्टम ना हो। तो द थिंग इज वेरी क्लियर कि आपने इसको निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो आप इसको निकालो, और 0, 1, 2 हैं तो फिर आप इनको हिस्टेरोस्कोपिकली भी निकाल सकते हो, बिकॉज द साइज इज लेस। ठीक है, तो अब हम जरा यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं। मैम अगर जो कुछ वो और फिर क्वेरीज पोस्टीरियर होंगी। मायोमेट्रियल था, फिर उसको निकालेंगे या उसको छोड़ देंगे? किसको? एक पोस्टीरियर वाल पे देखो, मायोमेट्रियल। इंट्राम्यूरल जो है वो 3 into 4 सेंटीमीटर का है। अगर ये 4, 5 का है, यानी फिगो 4, 5 का, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इट कैन नॉट अफेक्ट, ये थोड़ा सा बॉर्डर लाइन वाला है। लेकिन चूंकि फाइब्रॉइड की टेंडेंसी होती है टू ग्रो मोर, तो जब आप एक सर्जरी, ये आपने दूसरी करनी है हिस्टेरोस्कोपिकली, इसको आप अभी मॉनिटर कर सकते हो, ये जो इंट्राम्यूरल है। ठीक है, तो इसको आपने मॉनिटर करना है। तो अब इसमें अगर मैम मजीद नेक्स्ट कुछ क्वेरीज होंगी तो यू कैन सेंड टू इमरान साहब, और वी कैन डिस्कस इट इन एन अदर सेशन। मैम नेक्स्ट क्लास में ओवेरियन सिस्ट का टॉपिक रख लें, काफी अरसे से डिस्कस नहीं हुआ। ओवेरियन सिस्ट, ठीक है, ये तो काफी लंबा टॉपिक है, इसमें मैम बिनाइन स्टार्टिंग मैलिग्नेंट सब आ जाती है। मैम स्टार्टिंग में ना आप ये मायोमेक्टोमी को की कैविटी को कैसे मतलब ब्रीच करने से रोकेंगे, क्या क्या मेजर में लेंगे, ये थोड़ा बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, फिर एक ही चीज कवर हो सकती है? मैम मैम ये थोड़ा ऑपरेटिव फाइब्रॉइड के तो मैम टेक्निक में ना लास्ट लेक्चर भी है मायोमेक्टोमी में, आपका क्योंकि मैम। एग्जाम में पूछती है जी फाइब्रॉइड के केस में। हाँ जी, मैम ये सब मैम ये क्वेश्चन ना आपके मायोमेक्टोमी लास्ट में लेक्चर में कैविटी भी को हैं। कैसे ब्रीच करने से रोकेंगे, ये एग्जामिनर के क्वेश्चंस होते हैं अक्सर ना। तो हाँ डिफरेंट डेफिनेटली टेक्निक ये कुछ चीजें होती हैं जो कि वो होती हैं। चलो देखते हैं कि मैम इसको ये सब कैसे। क्वेश्चन आपके एक लास्ट लेक्चर में भी हैं, तो मैम ओवेरियन सिस्ट को रख लें। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैडम। डॉक्टर उस लेक्चर का आप लिंक भेज दें प्लीज। लेक्चर का लिंक? कौन से लेक्चर का? मैम मैम वो जिसमें आप लास्ट लिए लेक्चर मैंने कहा है मायोमेक्टोमी ना, का वो क्वेश्चन। यूट्यूब पे है, मैं वो हाँ, क्योंकि लिंक मेरे पास तो होता नहीं है, और आप देख लो, इमरान साहब भी आपको गाइड कर सकेंगे इसमें। यस ठीक है, मैम। हाँ चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज मैम, थैंक यू क्यों मैम। मैम, अल्लाह हाफिज। पूछने ही नहीं देते।